हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक। दोस्तों, हमारे चैनल में आप सबका फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, अपने पिछले वीडियो में हमने रीड ओनली मेमोरी के बारे में बात की और साथ ही साथ आपको बताया कि प्रोग्रामेबल यानी PROM यानी प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी क्या होती है और थ्रू एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन इसका इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये भी मैंने आपको बताने की कोशिश की। दोस्तों PROM प्रोग्रामेबल रोम जो है वो रोम का सिर्फ एक सब टाइप है और उसमें एक बहुत बड़ी लिमिटेशन यह है कि वो प्रोग्राम तो किया जा सकता है क्योंकि प्रोग्रामेबल है, लेकिन उसको इरेज नहीं किया जा सकता। इरेज करना जरूरी इसलिए है दोस्तों क्योंकि कई सारी एप्लीकेशंस में यह देखा गया कि जो बाइनरी इंफॉर्मेशन या जो डिजिटल इंफॉर्मेशन हमने स्टोर की बाइनरी सेल्स में, रोम में, उसमें हमें कहीं कहीं पर रीराइट करने की भी जरूरत है, यानी दोबारा से लिखने की जरूरत है। अब अगर स्टैंडर्ड कोई PROM चिप है तो उसे उठाकर, जैसे मैं बता चुका हूं, उसको हमें डिस्कार्ड करना पड़ेगा क्योंकि उसमें राइट ऑपरेशन तो होता ही नहीं। इसी वजह से दोस्तों डेवलपमेंट हुई नेक्स्ट टाइप ऑफ रोम की, जिसे कहा जाता है EPROM यानी इरेजेबल PROM यानी इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये एक ऐसे तरह का प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी है दोस्तों, ऐसे तरह का PROM है जो कि इरेजेबल है, यानी जिससे कि मिटाया जा सकता है। इसको मिटाने की जो प्रक्रिया है दोस्तों, उसमें इस्तेमाल करते हैं हम UV लाइट का। UV लाइट का मतलब है अल्ट्रा वायलेट लाइट। ये एक अल्ट्रा वायलेट लाइट जो है दोस्तों एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की होती है जो इक्वल होती है 253.7 हर्ट्ज के, यानी 253.7 की फ्रीक्वेंसी की अल्ट्रा वायलेट लाइट से अगर हम एक्सपोज करवाएं इस चिप को, तो एक पर्टिकुलर ऑपरेशन जिसको इरेजिंग कहा जाता है वो हो जाता है, यानी कि जो भी इंफॉर्मेशन उसमें स्टोर थी वो सारी की सारी उड़ जाती है। दोस्तों एक EPROM, इरेजेबल PROM को हम शॉर्ट में EPROM पढ़ते हैं। EPROM में दोस्तों इस्तेमाल किया जाता है, जो मैंने आपको अभी बताया कि एक प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी का। इसमें होता क्या है दोस्तों कि इसकी अगर कंस्ट्रक्शन की हम बात करें, मैं आपको दोबारा से पिछले वीडियो मैंने आपको दिखाया था एक मैग्नीफाइंग व्यू, क्योंकि कई सारी सेल्स हैं ये, उन सारी सेल्स की कंस्ट्रक्शन यहां पर मतलब फुल डिटेल में दिखाना इस स्मॉल स्पेस पे पॉसिबल नहीं है। इसलिए हम एक सेल की यहां पर अगर हम बात करें, एक सेल के इंटरसेक्शन की, क्योंकि बाकी सेल्स का बिहेवियर भी वैसा ही होता है दोस्तों। तो होता क्या है, मैं यहां पर अलग अलग कलर्स के थ्रू ब्लैक और ग्रीन आपको दिखाता हूं दोस्तों। सपोज कीजिए ये हमारे पास में एक पर्टिकुलर रो है, रो और कॉलम का जो इंटरसेक्शन है, एक डेटा लाइन ये आ गई, दूसरी आ गई ये। इन दोनों के बीच में दोस्तों इस एंड से भी एंड इस एंड से भी एक एक ट्रांजिस्टर आपस में कनेक्टेड होता है, यानी यहां से भी हमारे पास में एक ट्रांजिस्टर होगा जिसे मैं शॉर्ट में T लिख रहा हूं, और यहां से भी एक ट्रांजिस्टर कनेक्टेड होगा हमारे पास। ये जो ट्रांजिस्टर्स होते हैं ये सेपरेटेड होते हैं एक दूसरे से, या यूं कहें कि एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं थ्रू अ O2 लेयर। O2 का लेयर का मतलब है दोस्तों ऑक्साइड लेयर। ये आप याद कीजिए, जब हमने मॉसफेटीज के बारे में बात की थी तो हमने वहां पर आपसे कहा था कि किस तरीके से हम ऑक्साइड लेयर, मेटल ऑक्साइड, उस केस में हम SiO2 सिलिकॉन डाइऑक्साइड का यूज कर रहे थे, यहां पर हम प्योर ऑक्साइड लेयर का यूज करते हैं। यानी ये नॉर्मली ये जुड़ा हुआ है, ये ट्रांजिस्टर इसके साथ जुड़ा हुआ है। जो ये ट्रांजिस्टर होता है दोस्तों इसे कहा जाता है फ्लोटिंग गेट ट्रांजिस्टर, फ्लोटिंग गेट। और जो दूसरा ट्रांजिस्टर होता है इसे कहा जाता है कंट्रोल गेट। ये मैं आपको इतना दिखा रहा हूं कि एक पर्टिकुलर रो और एक पर्टिकुलर कॉलम जहां पर इंटरसेक्ट करते हैं, उनकी इंटरसेक्शन में होता क्या है कि हमने दो ट्रांजिस्टर्स यूज किए हैं। ये मैं आपको इंटरनल कंस्ट्रक्शन दिखा रहा हूं इरेजेबल PROM की, EPROM की, यानी हमने एक ट्रांजिस्टर यूज किया और दूसरा ट्रांजिस्टर यूज किया। एक ट्रांजिस्टर को हम नाम देते हैं फ्लोटिंग गेट, एक को नाम देते हैं कंट्रोल गेट, और ये दोनों ट्रांजिस्टर एक दूसरे से नॉर्मली जुड़े हुए होते हैं थ्रू एन ऑक्साइड लेयर। ये तब होता है जब ये EPROM चिप जो है दोस्तों ये अनप्रोग्राम्ड, अभी इसको हमने कोई प्रोग्राम नहीं किया हुआ, ये अभी रॉ स्टेट में है। तो अब दोस्तों होता क्या है, नॉर्मली अगर हम इस पर्टिकुलर टर्मिनल पे, ये जो इंटरसेक्शन मैंने आपको यहां देखा है, इस पर्टिकुलर टर्मिनल पे अगर हम कोई सपोज कोई एक पर्टिकुलर X वोल्ट, कोई पर्टिकुलर वैल्यू वोल्टेज की अगर हम यहां पर सप्लाई करें, तो क्या होगा दोस्तों, उस इलेक्ट्रिकल पल्स से ये होता है कि यहां पर ये जो हमारा फ्लोटिंग गेट ट्रांजिस्टर है, ये ट्रांजिस्टर एक्चुअली, पहले इसकी कंस्ट्रक्शन का एक बारे में आप इंपॉर्टेंट बात ये समझिए कि ये फ्लोटिंग गेट ट्रांजिस्टर जुड़ा हुआ है कंट्रोल गेट के जरिए एक ऐसी इनपुट लाइन से जहां पर कि वर्ड फीड होता है।
यानी यूं कहा जाए कि ये जो फ्लोटिंग गेट ट्रांजिस्टर है दोस्तों, इसे फ्लोटिंग गेट इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका कनेक्शन डेटा लाइन के साथ थ्रू कंट्रोल ट्रांजिस्टर होता है। यानी अगर इसका कनेक्शन कंट्रोल गेट के साथ या कंट्रोल ट्रांजिस्टर जो नीचे वाला है इसके साथ कट जाए, तब फिर ये फ्लोटिंग गेट ट्रांजिस्टर जो दोस्तों होता है, ये एक तरह से आप ये मान लीजिए कि आइसोलेट हो गया बाकी के एड्रेस या बाकी के डेटा इनपुट लाइन से, ये कट गया उससे। फिलहाल नॉर्मल कंडीशंस में जुड़ा हुआ होता है, और जब ये जुड़ा हुआ होता है तो दोस्तों नेचुरली क्योंकि कनेक्शन है, कनेक्शन इस टाइम पर एग्जिस्ट कर रहा है, तो नॉर्मली अनप्रोग्राम स्टेट में, रॉ स्टेट में एक EEPROM चिप का जो आउटपुट होता है सेल का, वो होता है 1, यानी कि हाई। अभी तक ही बिल्कुल जैसा हमने इसको बनाया वैसा हमने फैब्रिकेट किया, उसी कंडीशन में है। अब दोस्तों अगर हम इसमें एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ वोल्टेज दें तो क्या होगा कि ये जो फ्लोटिंग गेट ट्रांजिस्टर है, इसके अंदर के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इतने ज्यादा एक्साइट हो जाते हैं, इतना ज्यादा इनमें एनर्जी आ जाती है कि ये ऑक्साइड गेट के, अगर ये यहां पर है टी, यहां पर दिखेगा, इस साइड में जितने भी इसके अंदर के इलेक्ट्रॉन्स वो इतने एक्साइट हो जाएंगे कि वो इस ऑक्साइड लेयर के अपोजिट साइड यानी कि इस साइड पर आकर जमा हो जाते हैं। और जब वो ज्यादा मात्रा में जमा हो जाते हैं तो अपोज करते हैं इस कनेक्शन को, इन दोनों कनेक्शंस के बीच में एक बैरियर बन जाता है, एक रुकावट आ जाती है फ्लोटिंग गेट और कंट्रोल गेट ट्रांजिस्टर्स के बीच में। क्या होता है कि यहां पर हमने एक पर्टिकुलर वोल्टेज दी, जब उस वोल्टेज की कोई पर्टिकुलर वैल्यू क्रॉस हुई तो उसमें से जो फ्लोटिंग गेट के ट्रांजिस्टर्स थे वो एक्साइट होकर, उनमें ज्यादा एनर्जी है, वो एक्सेस एनर्जी लेकर ऑक्साइड लेयर जो कि ये लेयर है इसके अपोजिट एंड यानी इस एंड से उठकर इस एंड पर आ जाएंगे और यहां जमा होने लगेंगे। जब वो जमा होने लगे तो नेचुरली दोस्तों जो यहां कंडक्टिविटी हो रही थी, जो एक कनेक्शन था, इसमें रुकावट पैदा हो गई, बैरियर पैदा हो गया। और जब ऐसा हुआ दोस्तों तो क्या हुआ कि ये कंडक्शन लेयर कट गया, यानी अब फ्लोटिंग गेट जो है ट्रांजिस्टर वो आइसोलेट हो गया। ये होता है इंटरनल कंस्ट्रक्शन एक EEPROM चिप का। दोस्तों एक EEPROM चिप को अब अगर हमें रीराइट करना है, यानी मान लीजिए अब हमने देखा कि इसमें से हमें डेटा को चेंज करना है, नए सिरे से फीड करना है, तो हम क्या करते हैं, इस पूरी की पूरी चिप को उठा के हम 253.7 यहां मैं बता चुका हूं, इस फ्रीक्वेंसी की अल्ट्रा वायलेट लाइट को एक्सपोज करते हैं। हमने पूरी की पूरी चिप उतारी, बाहर निकाली सिस्टम से, और इस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी 253.7 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी की जो अल्ट्रा वायलेट लाइट है, इस फ्रीक्वेंसी की अल्ट्रा वायलेट लाइट से इसको एक्सपोज कर दिया। तो नतीजा क्या हुआ, सारी की सारी बाइनरी सेल्स जितनी भी इस चिप में हैं वो सारी की सारी इरेज हो जाती हैं। इरेज हो जाती हैं यानी यहां पर जब हमने ये देखा दोस्तों, जब ये रुकावट पैदा हुई तो हुआ क्या, रुकावट पैदा होने से कनेक्शन यहां पर ब्रेक हुआ, यानी आउटपुट क्या बना यहां पर 0। यानी जिस जिस सेल में हमें दोस्तों 0 स्टोर करवाना है, जब हम प्रोग्राम करते हैं इस चिप को, जिस जिस सेल में हमें 0 स्टोर करवाना है वहां पर हमें ये वैल्यू ऑफ वोल्टेज देनी है फ्लोटिंग गेट ट्रांजिस्टर पे। जब ऐसा करेंगे तो अपोजिट एंड, ऑक्साइड लेयर के अपोजिट एंड पे इतने सारे इलेक्ट्रॉन जमा हो जाएंगे कि इन दोनों के, फ्लोटिंग गेट और कंट्रोल गेट के बीच में बैरियर बन जाएगा। जब ये बैरियर बना मतलब आउटपुट जो नॉर्मली 1 था, जब ये जुड़ा हुआ था वोल्टेज देने से पहले, वो 0 हो गया। जहां जहां पे हमें 1 चाहिए हम ऐसे कोई वोल्टेज नहीं देते। और अगर हमें अब, ये तो था इसका नॉर्मल ऑपरेशन, लेकिन अब अगर हमें इसको रीराइट करना है, सारा डेटा इरेज करना है, तो इस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की अल्ट्रा वायलेट लाइट से इसको एक्सपोज कर दिया, सारे का सारा जितना ये सारा डेटा इसमें स्टोर था ये रीसेट हो जाता है। ये वोल्टेज का कोई मतलब नहीं रहता, डेटा रीसेट हो जाता है 1, यानी फिर से साफ हो गई चिप। इसी वजह से इसे कहा जाता है इरेजेबल प्रॉम। ये प्रोग्रामेबल है, प्रोग्राम किया जा सकता है, जैसे हमने अभी आपको दिखाया कि नॉर्मली 1 है, वोल्टेज अप्लाई करो, इलेक्ट्रॉन्स जमा होंगे, बैरियर बनेगा, वोल्टेज रीसेट हो जाएगी, आउटपुट रीसेट हो जाएगा टू 0। जब ये आउटपुट रीसेट हो जाएगा 0, यानी जहां जहां पर हमें 0 चाहिए, 0 स्टोर करवाना है, उस सेल में हम ये पर्टिकुलर वोल्टेज देंगे। जहां नहीं करवाना वहां एज इट इज रखेंगे। ये तो था इसका एक ऑपरेशन। लेकिन अगर हमें इसे इरेज करना है तो पूरी चिप को हमने उठाया, इस अल्ट्रावायलेट लाइट में एक्सपोज किया। जब एक्सपोज किया तो सारी की सारी ये जो इंफॉर्मेशन थी वोल्टेज की वजह से, ये सारी की सारी खत्म हो गई। खत्म हुई यानी दोबारा से डेटा सेट हो गया वापस, या रीसेट हो गया टू 1। अभी फिर से रॉ चिप बन गई। ये तो था दोस्तों EEPROM। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी दिक्कत यह है कि सपोज कीजिए हमें अब इसमें चेंज तो करनी है इंफॉर्मेशन, लेकिन सारी चिप की नहीं करनी, हमें पर्टिकुलर बाइनरी सेल्स की या कुछ कुछ ग्रुप्स की करनी है। मान लीजिए हमारे पास हमने डेटा स्टोर किया था, मैं एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं, ये तो बहुत छोटा एग्जांपल दूंगा आपको एक बाइट का। सपोज कीजिए 10011111, ये बाइट 8 बिट्स का ये ग्रुप, ये एक बाइट, ये वर्ड हमें स्टोर करना था इसमें 8, मान लीजिए मैं इसकी 8 सेल्स की, इन 8 सेल्स में हमें ये स्टोर करना था। ये स्टोर्ड है,
सपोज कीजिए मुझे बस ये करना है कि बाद में हमने देखा कि यार यहां पे 0 की जगह हमें 1 स्टोर करना है, यानी हमें एक सेल में, सिर्फ एक सेल में हमें इंफॉर्मेशन चेंज करनी है। लेकिन EEPROM में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जब हम इसको एक्सपोज करेंगे ये सारे का सारा दोबारा से रीसेट हो जाएगा और बाद में हमें इसे फिर से प्रोग्राम करना पड़ेगा। जहां पर हमें 0 चाहिए वहां पर हमें वोल्टेज देनी पड़ेगी। इस प्रॉब्लम को मद्देनजर रखते हुए दोस्तों नेक्स्ट टाइप ऑफ ROM का डेवलपमेंट किया गया, जिसे नाम दिया जाता है EEPROM। EEPROM का मतलब दोस्तों होता है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, यानी इलेक्ट्रिकली इरेजेबल PROM। प्रोग्रामेबल है, ये इरेजेबल है, लेकिन इरेजेबल कैसे है? इलेक्ट्रिकली। इस जैसी मेमोरी में दोस्तों क्या किया जाता है कि कोई भी अल्ट्रावायलेट लाइट के मैकेनिज्म का कोई इस्तेमाल नहीं होता, बल्कि हम सिलेक्टेड जो हमारे पास ग्रुप्स हैं, मेमोरी सेल्स के जो ग्रुप्स हैं, जैसे अगर ये एक पर्टिकुलर मेमोरी सेल है, एक पर्टिकुलर बाइनरी सेल, दूसरी बाइनरी सेल, तीसरी बाइनरी सेल, जिनका कनेक्शन हम ऑलरेडी रैम के टाइप में आपको दिखा चुका हूं, किस तरीके से इनपुट होता है, किस तरीके से आउटपुट होता है। इन बाइनरी सेल्स में मान लीजिए हमें n बाइनरी सेल्स, टोटल n बाइनरी सेल्स हैं, हमें लेट्स से कि n-4, हमें बाकी सब ठीक रखना है, n-4 सेल्स को हमें चेंज करना है, n-4 बाइनरी सेल्स का डेटा हमें चेंज करना है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, जिन जिन सेल्स का हमें डेटा चेंज करना है वहां पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से क्या होगा कि जो डेटा था, ऑपरेशन तो बिल्कुल वैसे ही चल रहा है, इलेक्ट्रिकली पहले हमने प्रोग्राम किया इस चिप को, क्योंकि प्रोग्रामेबल है, इरेजेबल है, लेकिन इरेजेबल अल्ट्रावायलेट से नहीं, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल है। यानी इसमें जब हमें डेटा इरेज करना है, जब डेटा दोबारा से मिटाना है, तो हमें क्या करना है, सिलेक्टेड बाइनरी सेल्स के ऊपर सिलेक्टेड इंटरकनेक्शन, जो रोज और कॉलम्स के इंटरकनेक्शंस हैं, वहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देना है। इसका फायदा यह है कि हमें सारी की सारी चिप को रिमूव करके सारे के सारे डेटा को वॉश आउट करने की या रीसेट करने की जरूरत नहीं है, बल्कि इसमें कनेक्शन, इसको इस तरीके से मैन्युफैक्चर किया जाता है कि सिलेक्टेड ग्रुप्स ऑफ जो सेल्स हैं, बाइनरी सेल्स, वहां पर हम ऑलरेडी हमने वायरिंग ऐसी की होती है कि वहां पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर सके, जिस वजह से डेटा इसका बैक रीसेट हो सके। ये इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि सारी को, जैसा मैंने बताया, कोई जरूरत नहीं है सारी चिप को हमें रिप्रोग्राम करने की, बल्कि सिलेक्टेड ग्रुप्स को हम कर सकते हैं। लेकिन इसमें भी दोस्तों एक कमी ये आई कि ये एक टाइम पे सिर्फ 1 बाइट यानी 8 बिट्स के ग्रुप को ही इरेज कर सकता है। यानी इसका ऑपरेशन जो है तो इफेक्टिव, सारा करने की जरूरत नहीं, लेकिन बहुत स्लो है, क्योंकि डेटा बाइट्स की अगर हम बात करें, हम तो मेगाबाइट्स, गीगाबाइट्स तक स्टोर करते हैं। तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना स्लो है। एक टाइम पर 1 बाइट इरेज होगी, फिर दूसरी इरेज, यानी अगर हमें किलोबाइट करनी है तो हमें 1000 प्रोसेसेस का वेट करना होगा। किलो का मतलब 1000 होता है। कितने सारे ग्रुप्स में हम बार बार हमें इसको करना पड़ता है। इसीलिए इसके ऊपर एक और इंप्रूवमेंट की गई, इसका नाम शायद आपने सुना हो दोस्तों, जिसे कहा जाता है फ्लैश मेमोरी। फ्लैश मेमोरी एक ऐसे तरीके का PROM है, एक ऐसे तरीके का प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी है, जिसमें कि दोस्तों अगेन बेसिक कंस्ट्रक्शन सेम है कि 2 ट्रांजिस्टर्स का इस्तेमाल किया जाता है। जब हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो वो रीसेट हो जाता है, लेकिन जब हमें इसको वॉश आउट करना हो, सारे डेटा को इरेज करना हो, तो हम क्या करते हैं, उसमें हमने वायरिंग ऐसे की होती है कि एक टाइम पे 1 बाइट नहीं, बल्कि हम कई सारी 254 बाइट्स या उससे भी ज्यादा तक हम एक ही साथ इरेज कर सकते हैं। इसे फ्लैश इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो एक बार के जरा से इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करने से बहुत सारा चंक हम डेटा का इरेज कर सकते हैं। बेसिक ऑपरेशन EEPROM का और फ्लैश का बिल्कुल वैसे ही, जैसा मैंने आपको अभी बताया था दोस्तों इरेजेबल PROM में कि क्या किया जाता है। वही इंटरसेक्शन के ऊपर 2 ट्रांजिस्टर्स लगे हैं, फ्लोटिंग गेट और उसके बाद एक कंट्रोल। कैसे उन दोनों का कनेक्शन होता है, यानी नॉर्मली डेटा सेट होता है 1, लेकिन बाद में जब हम इंडिविजुअल जहां पर हम कनेक्शन देते हैं, कोई वोल्टेज देते हैं, तो एक मेटल ऑक्साइड जो ऑक्साइड लेयर थी उसके अपोजिट इलेक्ट्रॉन जमा होते हैं, कनेक्शन टूट जाता है। ठीक वैसे ही काम होता है, लेकिन फर्क कहां जाता है, फर्क आ जाता है इरेज करने में। नॉर्मल EEPROM में जो इलेक्ट्रिकली इरेजेबल नहीं है, खाली इरेजेबल है, वहां पर अल्ट्रावायलेट लाइट का यूज करते हैं। इलेक्ट्रिकली इरेजेबल में हम इलेक्ट्रिक फील्ड देते हैं उसको, सिलेक्टेड ग्रुप्स को, लेकिन कितना कर सकते हैं, कितने को इरेज कर सकते हैं, एक टाइम पे सिर्फ 1 बाइट, 8 सेल्स के ग्रुप्स को। इस लिमिटेशन को ओवरकम किया दोस्तों फ्लैश मेमोरी ने। ये आजकल यूएसबीज में जो आप यूज करते होंगे
या फोन्स में आपके फ्लैश मेमोरी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव मानी गई, क्योंकि इसमें बहुत सारे चंक ऑफ डेटा को अगेन हम रीराइट कर सकते हैं। इसके लिए ना हमें कोई चिप निकालने की ज़रूरत है, नहीं इसमें हमें कुछ कोई पार्ट्स चाहिए, कोई मूविंग डायनामिक पार्ट्स चाहिए। ये सॉलिड स्टेट मेमोरी है। सॉलिड स्टेट से मेरा मतलब इसमें जो भी ऑपरेशन होता है दोस्तों वो इलेक्ट्रॉनिक ही होता है, इसमें कोई मूविंग या मैकेनिकल पार्ट्स की कोई ज़रूरत नहीं होती। तो दोस्तों ये थे टाइप्स ऑफ रीड ओनली मेमोरी। यहां पर हम अब तक कवर कर चुके हैं दोस्तों, डिस्कस कर चुके हैं हम रैंडम एक्सेस मेमोरी के और उसके 2 टाइप्स को, और साथ ही साथ रीड ओनली मेमोरी। और आज हमने आज की इस वीडियो में कवर किया उसके अलग अलग टाइप्स को। आपने देखा किस किस तरीके से अलग अलग रोम प्रोग्रामेबल है, एक अलग टाइप, इरेजेबल प्रोग्रामेबल है तो एक अलग टाइप, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल, फिर इरेज कैसे किया जाएगा उसके दम पर अलग, खाली इरेजेबल में अल्ट्रावायलेट लाइट, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल में इलेक्ट्रिक फील्ड दिया जाता है, लिमिटेड है इसलिए हमने इंप्रूवमेंट करके फ्लैश मेमोरी बनाई जिसमें कि बहुत सारे लार्जर चंक ऑफ डेटा को एक साथ हम इरेज कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थे टाइप्स ऑफ रोम। अपने अगले वीडियो में हम जारी रखेंगे अपने इस मेमोरी डिवाइसेज या मेमोरीज के ऊपर, जो हम मेमोरी स्टोरेज की बात कर रहे हैं इसको जारी रखेंगे डिस्कशन में। बात करेंगे आपसे प्रोग्रामेबल लॉजिक एरेज की। एरे लॉजिक क्या होता है और लॉजिक एरे क्या होता है, उसकी इंटरनल कंस्ट्रक्शन और उसका ऑपरेशन हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों उम्मीद है आपको आज का हमारा वीडियो पसंद आया होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। मेमोरी को लेकर, इस पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर या इससे प्रीवियसली डिस्कस जो भी कोई टॉपिक है उनको लेकर आपके मन में कोई भी डाउट हो दोस्तों तो नीचे कमेंट्स में जरूर लिखिए, उसका उत्तर देने में हमें बेहद खुशी होगी। कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।